बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद दिन कबल शिकवा किया था, हमें हुकूमत की तैयारी का वक्त नहीं मिला। अमरीकी सदर की तरह हर नई हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। 25 से लेकर 18 तक तो हमारा मुसलसल कोशिश रही कि नंबर पूरे करें हम। 18 को ओथ लेके और ऑफिस में आ गया। अब मैं बाइडेन का देख रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तरह तैयारी करने की, अपनी टीम सिलेक्ट करने की। तो पहली चीज तो ये कि हमें इसकी जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए ताकि आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म की इस बात को मान लें तो अब सवाल यह पैदा होता है, क्या आपको सेनेट के टिकटों के फैसले के लिए भी वक्त नहीं मिला था? टिकटों की तकसीम पर पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले बलूचिस्तान से अब्दुल कादर को टिकट दे दिया। पता चला इनकी वाहिद क्वालिफिकेशन यह है कि यह अरबपति हैं। यह पार्टी में भी टिकट के साथ ही दाखिल हुए थे। पार्टी के शदीद एतराज पर वज़ीर-ए-आज़म को यह टिकट वापस लेना पड़ गया और अब सिंध के वर्कर्स फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो के टिकट पर भी एहतजाज कर रहे हैं। फैसल वाडा एमएनए और वजीर हैं, इन्हें क्यों टिकट दिया गया? और सैफुल्ला अबड़ो अरबपति हैं और हुकूमत बनने के बाद पार्टी में शामिल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आखिर क्या मजबूरी है? ये अपने पुराने कारकुनों को छोड़कर इन्हें टिकट क्यों दे रहे हैं? जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। हर रोज सुनने को हम ये देखते हैं मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्जाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए। इसका क्या मतलब है? PMLN ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिले, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जो कोई मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं है। ये एतराजात क्यों हो रहे हैं और क्या हुकूमत को सेनेट के टिकटों का फैसला करने के लिए भी वक्त नहीं मिला? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और नाज बलोच साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा, सर ये टिकटों का इशू जो है आपकी पार्टी में तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। जब पार्लियामानी बोर्ड ने फैसला कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हाईएस्ट लेवल पर फैसला हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी रजामंदी से टिकट जारी हुआ है। पहले आपने एक अरबपति बलूचिस्तान में अब्दुल कादर साहब को टिकट दे दिया, वहां पे लोगों ने एतराज किया, आपको टिकट वापस लेना पड़ गया। अब ये फैसल वाडा साहब का इशू बन गया सिंध में और सैफुल्ला अबड़ू साहब का इशू बन गया। सैफुल्ला अबड़ू साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक बहुत अमीर आदमी है, वो भी बाद में पार्टी के अंदर आए हैं। तो ये आपकी पार्टी में कम से कम ये नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है सर? तो वो भी एक बहुत अमीर आदमी है, वो भी बाद में पार्टी के अंदर आए हैं, तो ये आपकी पार्टी में कम से कम ये नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है सर? चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, दोनों चौधरी साहिबान। देखिए बात यह है कि होता ही ये है क्योंकि पहले एक लिस्ट बनती है, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होती हैं, चीज़ें रिजर्वेशंस होती हैं। अच्छी बात है, लिमिटेड सीट्स हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है, नजरसानी भी होती है चीज़ों पे। जमहूरी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी बन गई है क्योंकि पहले एक ज़माना था जब छोटी सी पार्टी थी तो इतनी ना रिजर्वेशन सामने आती थी ना कुछ और होता था। तो लेकिन अब इतनी बड़ी पार्टी बन गई है हर जगह पे ही, सारे सूबों में, कि जाहिर है कोई कैंडिडेट किसी को पसंद है, कोई कैंडिडेट किसी को पसंद है। लेकिन अच्छी बात यह है तो आपने जारी कर दिया था ना, अब्दुल कादर साहब को तो टिकट जारी हो चुका था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और सैफुल्ला अबड़ू साहब को भी टिकट जारी हो चुका है, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। फैसल वाडा साहब ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए, तो फाइनल हो गया ना सर? काफी लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जारी हो गए।
अब देखिए ना, अब इलेक्शन कमीशन भी जो डेट्स देता है उसमें नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की डेट होती है, फिर टिकट देने की तारीख होती है, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद विड्रॉ करने की डेट होती है। तो ये पूरा स्केड्यूल है जिसके इर्द गिर्द तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और आपके बाकी मेहमान भी समझते हैं, इनकी पार्टीज के अंदर भी डिबेट्स होती हैं, बाजुकात फैसले होते हैं, फिर नजरसानी की जाती है। लेकिन अच्छी बात तो इस पूरे में ये है कि जो वर्कर है वो आवाज भी उठा रहा है और उसकी आवाज सुनी भी जा रही है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ चीजें जबरदस्त तरीके से हुई हैं और मैं समझता हूं कि यही एक जमहूरी कल्चर है। ये नहीं है कि बस आपने दे दिया टिकट तो बस अब दे दिया, और किसी के रिजर्वेशंस भी हैं। ठीक है, ये आम बात ये है। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस चीज को। लेकिन ये फरमाइएगा सर, ये दोनों अमीर आदमी, मसलन ये एक अब्दुल कादिर साहब थे जिनके बारे में पार्टी के लोगों को पता ही नहीं था, और उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, अमीर है बेतहाशा, पार्टी के अंदर से वो अभी ताज़ा पार्टी में ज्वाइन हुआ है, साथ ही उनको टिकट मिल गया। अब सैफुल्लाह अबड़ू साहब जो है इनके बारे में भी ये है कि इंतहाई अमीर आदमी है, ये इनका भी कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, ये गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद पार्टी के अंदर शामिल हुए। तो ये जो अमीर लोग होते हैं सिर्फ उनके लिए टिकट क्यों? जो साहब देखिए, ये जो टेक्नोक्रेट की सीट है इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज देखी जाती हैं और उसमें एक मैकेनिज्म है इलेक्शन रूल्स के अंदर या जो भी कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर। तो टेक्नोक्रेट की सीट अब देखें, चित्राली हमारी एक कैंडिडेट वहां से फलकनाज चित्राल से, वो एक गरीब घराने की खातून है, एक मुतवसत फैमिली से ताल्लुक रखती है, वर्कर है। इसी तरह मैं आपके सामने हूं, मैं अब 3 साल हो गए हैं सेनेट में, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और बाकी भी जनरल सीट्स पे हमारे उमूमी उन्हीं आम लोगों को मौका मिलता है। इसीलिए हम ओपन बैलेटिंग पे भी जाना चाह रहे हैं कि ये पैसे की चक्कर ही खत्म हो। लेकिन जहां तक टेक्नोक्रेट सीट का बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पहले बता दूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन टेक्नोक्रेट सीट पे सैफुल्लाह अबड़ू साहब जो है सर, ये और इनकी क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज है? वैसे इन्होंने को बहुत बड़ा ब्रिज बना लिया है, को बड़ा डैम बना दिया है इन्होंने, मरीख के ऊपर कोई इन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिया। कोई मतलब टेक्निकल की ऐसी क्या कैपेसिटी है इनके अंदर? नहीं, बाकी जो टेक्नोक्रेट की सीट पे लोग आते हैं नून लीग के पीपल, वो क्या मरीख से होके आए हुए हैं या उन्होंने कोई शटल भेजी हुई ऊपर? हर एक की अपनी फील्ड होती है और जो इनसे अभी पूछेंगे सर, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बात इनसे अभी करेंगे अभी तो सिर्फ आपसे कर रहे हैं, इनसे अभी पूछते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो भी एलिजिबिलिटी होती है टेक्नोक्रेट की वो उसको पूरी करते होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, आपने सही कहा, रिजर्वेशंस उठी हैं, वहां से भी उठी हैं, अभी भी टाइम है, फैसले हो रहे हैं कंसीडर। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर योर क्वेरीज। जब आप टेक्निकल डिटेल में जाते हैं तो फिर जाहिर है एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, उन्होंने फैसला किया है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी लीडरशिप का फैसला है, बोर्ड अब टिकट वापस भी ले रहा है सर जी, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड अब टिकट्स वापस भी ले रहा है। देखिए कई जगहों पे हुआ है ऐसा, बिल्कुल रिजर्वेशंस आई हैं और बात सुनी गई है, कंसिडर किया, नजरसानी की, ये हर जगह होता है। हमें सिर्फ बारीक बीनी से देखा जाता है और देखना भी चाहिए। ये आपने ठीक कहा, पीटीआई को की हर चीज है ना, छोटी मोटी चीज कि जी शफकत महमूद साहब ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास में नीले रंग के कपड़े क्यों पहने हुए थे, क्योंकि फलां कैंडिडेट को नीला रंग बड़ा पसंद है। तो मतलब ये भी चीजें होती है, अच्छी बात है, पीटीआई हाजिर है छोटी छोटी चीजें। अच्छा फरमाइए, फैसल वाडा साहब क्यों सर, वो तो एमएनए भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो अब उनसे आप उनकी सीट खाली करवा के उनको सेनेट में लेके जा रहे हैं, तो वजह क्या है सर इसकी? देखिए बात यह है कि अगेन फैसल वाडा साहब से भी आप बात कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो, मेरी जो समझ में आई और जो बात हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से निकल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, वो निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, और जाहिर है फेडरल मिनिस्टर हैं, वो हमारे बाला में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं और पार्टी के भी काफी अरसे से हैं। लेकिन अगेन बहुत सी चीजों के ऊपर हमारे सामने कंसर्न्स आए हैं लोगों के, और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री बोर्ड इनको देख रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भी कैंडिडेट हो सर, रिजर्वेशंस तो फिर भी आती ही आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह इस पूरे तराजुर में कि चीजों को जमहूरी अंदाज में देखा जाए और जमहूरी अंदाज में उनको आगे लेके जाया जाए। बेहतरीन कमाल चीज होती है विद इन द पार्टीज, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो ये एक तो मैं
पीटीआई के कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज किया जाता है, कुछ चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक तो ये कि जब टिकट दे देते तो इसका मतलब ये नहीं कि हतमी है, यानी एक मोहर लगी है कि कुछ चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर मोहर नहीं है वो। जब एतराज किया जाता है वर्कर की तरफ से तो वर्कर्स की बात को ये एंटरटेनमेंट करते हैं उसकी। मतलब जैसे ये अब्दुल कादिर साहब को टिकट मिला, वहां की पार्टी ने एतराज किया, उन्होंने टिकट वापस लिया और एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो एक आम आदमी है। इसी तरह सिंध के अंदर भी जब फैसल वाड़ा साहब पे भी एतराज हुआ, सैफुल आबड़ू साहब पे भी एतराज हुआ, तो वहां पे भी कंसिडर किया गया। तो ये मेरा ख्याल ये है कि एक कल्चरली पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में बेहतर होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेहकाक होता है कि वो अपने टिकट किस कैंडिडेट को देता है और अपना क्राइटेरिया का तयन ये खुद करते हैं। लेकिन आप लोग एतराज कर रहे हैं जी, लेकिन मैं यही बता रही हूँ। लेकिन बात यह है कि जब देखें ना, अब आपके सामने एक मौजूद है, एक केस है, एक फेडरल मिनिस्टर है और उनके ऊपर एक मामला केस चल भी रहा है, जो सरेंडर नेशनैलिटी उन्होंने यूएस की कब की, और वो एक अलग बहस है। मुझे याद पड़ता है 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे पीटीआई के, फैसल को याद होंगे अच्छी तरह से। तो उस दौरान ये हुआ था कि फौजिया कसूरी साहिबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शंस। उन्हें सुबह सुबह जो है कहा गया कि जी आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फारिग, आप नहीं लड़ सकती क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। वजह ये कि आपके पास यूएस नेशनैलिटी है, जबकि वो सरेंडर कर चुकी थी, उनका लेटर भी जा चुका था, यूएस नेशनैलिटी सरेंडर कर चुकी थी वो। तो ये पीटीआई का कानून था, इतना सख्त था कि अपनी पार्टी के अंदर एक खातून जो 1996 से जिन्होंने डिवोशन के साथ काम किया और पूरे पाकिस्तान में मुतहर्रिक किया औरतों को पीटीआई के लिए, उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया कि जी नहीं, आपकी नेशनैलिटी है जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगी। उसके बाद फिर जो भी हुआ वो अपनी जगह। लेकिन कहने का मकसद है, फिर वही पीटीआई आज अगर अपने एक मेंबर जिनके ऊपर यही सेम एलिगेशंस मौजूद हैं और वो कोर्ट में केस चल रहा है, होना तो ये चाहिए कि अदालती फैसला आए, अगर उनके हक में है तो 100 बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें, अगर उनके हक में नहीं है तो फिर जो औरों के लिए इंसाफ के तकाजे वो तकाजे। फैसल हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे काम किया है, मेरा कोई जाती उनके साथ इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये एक पार्टी में ये अगर इसी चीज पे एतराज किया जाए तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक तो पंजाब के साथ है, आप पंजाब में उनको इलेक्शन नहीं लड़वा रहे, आप उनको यहाँ वफाक में इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो अगर आप ये समझते हैं तो आप सिंध ले जाए ना, सिंध में बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका बड़ा अच्छा कंपैरिजन मैंने आपको जो मिसाल पेश की, पार्टी में आपके यहाँ के लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर, बड़े पुराने वर्कर्स हैं, तो आप उनकी सीट क्यों मारना चाह रहे हैं? मैंने आपको जो मिसाल पेश की, मैंने यही बताया कि पीटीआई 2013 में कुछ और कहती थी और आज की पीटीआई कुछ और है। लेकिन पीपल्स पार्टी में ये कंडीशन अप्लाई कभी शुरू में पहले भी नहीं होती थी। पहले भी ऐसे हुआ है, मेंबर्स का ताल्लुक किसी एक सूबे से है और अगर दूसरे सूबे से वो इलेक्ट होकर आके सेनेट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। होता है हर सूबे का। जी बिल्कुल। जब आप एक सूबे के शख्स को किसी दूसरी जगह से लड़वाते हैं तो जहां से लड़वाया जा रहा है इलेक्शन, उसके कोटे की तौहीन है। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी ऐसी मिसालें हमारे पास रही हैं और इवन नून लीग के अंदर रही हैं मिसालें कि दूसरे सूबों से मेंबरान को अगर इलेक्ट करवा के वहां पे सेनेट तक पहुंचाने की जो बात है, तो ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन तो पैसे देने की भी है, नहीं, पैसे देने की भी है, पैसे देने की मिसाल तो हमने देख ली है। जो वीडियोस आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें खरीदी थी, जो वीडियोस आई हैं, जो फुटेजेस आई हैं कि पैसा कौन दे रहा है, पैसा कौन ले रहा है और वीडियो बना कौन रहा है और फिर लीक कौन कर रहा है। वो तो आपका एमपी है जो पैसे दे रहा है। नहीं, जो हमारे एमपी ने तो आपके प्रोग्राम में आके मुस्तरद कर दिया था ना बाचा, वो भी मुस्तरद कर रहा है। उन्होंने तो आपके प्रोग्राम, स्पीकर साहब ने तो हलफ उठा दिया कि स्पीकर हाउस में नहीं हुआ था, मेरे सामने नहीं हुआ था, मैं नहीं जानता हूँ, इस्लामाबाद में हुआ। वो कहते हैं कि वो जो घर जिसमें हुआ है सारी दुनिया जानती है। देखिए, स्पीकर साहब ने बात की है और बिल्कुल उन्होंने जिस नौयत की बात की है, जिस तरह उन्होंने अपनी बात पेश की है, उसके आगे मैं मजीद कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो खुद उनके मेंबरान बात कर रहे हैं इस वक्त, वो खुद क्या कह रहे हैं, जो मेंबर्स कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात। यूसुफ गिलानी साहब यहाँ से क्यों? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आजम रह चुके हैं और उनका जो एक स्टेचर है, जो उनकी शख्सियत है और जो उनकी काबिलियत है, वो पाकिस्तान भर में नहीं तो पाकिस्तान भर में उनको पसंद किया जाता है और उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। जीत सकते हैं, नहीं तो वहां से नहीं लड़वा रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप वहां से लड़वा रहे हैं जहां पे उनका मुकाबला है और उनके हारने की चांसेस हैं। यहाँ से एक्चुअली पीडीएम के मुत्तफिका कैंडिडेट के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। पीडीएम के सारे वोट मिल जाए तब भी नहीं जीत सकते। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त जो वोट खरीदेंगे ना फिर? नहीं खरीदेंगे नहीं। बात यह है कि इस वक्त जावेद चौधरी साहब हुकूमत के इत्तेहादी
हुकूमत के अपने मेंबरान बहुत इनसे खफा हैं, क्योंकि ये जो अवाम पे महंगाई का टीका लगाया गया है कि मजीद बिजली में 4 रुपए का इजाफा पर यूनिट हो जाएगा, तो अवाम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, और अवाम के जो नुमाइंदे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं वो भी परेशान है। ठीक है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने आप पे आना है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये पीटीआई के एक वर्कर हैं सिंध में जिन्होंने एतराज किया है सैफुल्लाह अब्दू साहब पे और फैसल वाडा साहब पे, मैं उनको लेना चाह रहा हूँ अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज कर लें। हमारे साथ सदाकत अली जतोई साहब है। जतोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये पार्टी लाइन से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? जब पार्टी के अपना एक इस्तेहकाक है कि वो किसको टिकट देती है, तो आपको एतराज क्यों है? बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज होता है असूलों पे। क्योंकि जब सैफुल्लाह अब्दुल्ला साहब की बात आती है तो उसने 2018 के बाद इलेक्शन पे अपना पीटीआई में ज्वाइनिंग की थी। पहले वो पीपल्स पार्टी के ही थे, और उसके ऊपर आजकल अरबों रुपए के खरबों रुपए के मेरे ख्याल में करप्शन केसेस है। आपने एक केस सुना होगा जो कि 90 अरब का पैकेज था लाड़काना के अंदर, उस पर इन्होंने बड़ा उसमें पैसा लूटा। वो आज तक नेब के केसेस में। तो हम चाहते हैं, जिसमें खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो उनका एक नजरिया है कि कोई करप्ट आदमी नहीं आना चाहिए, और जिसपे नेब के केसेस हो उसको तो वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ से रिकमेंड करके जो भेजा गया है, तो हमने उनकी निशानदेही की है। हमने निशानदेही की है कि ऐसे आदमी हमारी पार्टी में न हो। लेकिन देखिए, ये जो 90 अरब का इशू है ना लाड़काना में, ये पीटीआई ने उठाया था, इमरान खान सर ने उठाया था। अच्छी बात है, जो एक आदमी है जो जाहिर है वादा माफ गवाह बन सकता है, वो आपकी पार्टी में आ रहा है, तो अच्छी बात। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, इस पे आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने क्या अपने रिमार्क्स दिए थे, वो भी आपको याद होंगे। बात यह है कि साफ और शफाफ आदमी होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो नुमाइंदगी कर सके, अवाम की बात करे, पार्टी के साथ लॉयल हो। अच्छा, अब सवाल ये है सदाकत साहब कि अगर जतोई साहब, अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर? नहीं देखिए, मुतालबा तो नहीं होता। हमने तो एक बात की कि ये जो चीज है इस पर आप नजरसानी करें, इसको रिवाइज करें, काइंडली इसमें कंसिडर करें। आप किसी दूसरे दोस्त को दे दें, उन्हें लाखानी साहब भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं, उनको आप दे दें, और दूसरों को दे दें जो हमारे जिन्होंने पार्टी से उन्होंने अप्लाई किया है, आप उनको दे दें। क्योंकि इससे हमारे वर्कर्स मायूस हो गए सिंध के अंदर, स्पेशली अंदरूनी सिंध से हमारे पास जो। अच्छा, ये फरमाइए, वाडा साहब पे क्या एतराज है आपको? वाडा साहब पे क्या एतराज है आपको? वाडा साहब से हमारा कोई एतराज नहीं था। वाडा साहब से ये था कि जिन्होंने अपना नेशनल असेंबली की सीट भी रखी हुई है, और ये सीट भी आप उनको दे रहे हैं, ये था। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि जी वो नेशनल असेंबली के मेंबर भी आप ये सीट भी दे रहे हैं। लेकिन असल बात हमारी टेक्नोक्रेट पे आ रही है। ये टेक्नोक्रेट पे आप मेरिट क्यों बनाए? क्योंकि वर्कर्स में मायूसी होगी है, सिंध के अंदर मायूसी है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला इसमें रिवाइज होगा। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, और आपके प्रोग्राम से तसल्सल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी इस पर रिवाइज होना चाहिए। आप किसी अच्छे आदमी को मिले जो पाक साफ और शफाफ हो, जिसमें करप्शन के केसेस ना हो, जो नेब में जिसके केसेस चल रहे हैं वो किस वक्त हो सकता है। ठीक है, आज तो ऐसा साथ ही रहेगा। मैं ज़ाहिर है आपकी बात फैसल जावेद साहब की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन तारक फजल चौधरी साहब से मुझे पर ये फरमाइएगा सर, ये आपने भी आज कागजात जमा करवाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ गिलानी साहब है, और ये कहा जा रहा है कि पीडीएम उनको सपोर्ट करेगी। तो ये आप ही उसमें उम्मीदवार हैं और यूसुफ गिलानी साहब भी, तो ये होगा कौन जीतेगा, कौन वोट किसको? चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि यूसुफ गिलानी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इस्लामाबाद की एक जनरल सीट है, मैं अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूँ इस्लामाबाद से, सेनेट का जनरल सीट पे। अब पार्टी की आदत में ये फैसला करना है कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे, तो हम दिलो जान से उनकी सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी जमात उनकी सपोर्ट करेगी। तो ये सूरत हाल है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई अभाम नहीं होगा। दूसरी चंद बातें जो भी आपने की, सीट एडजस्टमेंट होगी फिर आपकी, यानी आपके सिंध के अंदर एडजस्टमेंट होगी या पंजाब? फिर हमारी सिर्फ एक ही सीट है जिसमें मुश्तरका इलेक्शन, इस्लामाबाद में ही एडजस्टमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि एक हमारी जो है वो मेल सीट है, जनरल सीट, एक हमारी फीमेल सीट है। ठीक हो। तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मेल सीट पे, जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो खातून की सीट होगी वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, और हमारी खातून मेंबर जो है वहां से इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगी। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो होगी, उनके मौलाना साहब की हमें तायीद और उनकी दुआएं और उनकी मदद जो है वो दोनों के शामिल हाल है।
वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी भी, इन केस के पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट आते हैं तो दोनों को सपोर्ट हासिल होगी मौलाना साहब की इंशाल्लाह। ठीक, यानी मौलाना के कैंडिडेट नहीं होगा फिर इस्लामाबाद से? देखिए, मौलाना साहब की वैसे भी कौमी असम्बली में सीट जरा कम है। मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, तो अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म होगा तो मौलाना साहब की ताईद और मौलाना साहब की दुआएं तो साथ होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, यानी सीट एडजस्टमेंट दोनों पार्टीज में होगी, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान? क्योंकि सीटें जो हैं उनकी, वो आपको क्या कहना चाहिए कि लिमिटेशन है, सीटें ही दो है, तो एडजस्टमेंट ज़रा दो पार्टियों में ही हो सकती है। और अगर आप दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर मेरा ख्याल है दोनों नहीं जीत सकेंगे। उस वक्त जीतने के जो इम्कानात हैं वो ना होने के बराबर होंगे, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए तो फिर काफी बेहतर चांसेस हैं जीतने की। कैसे बेहतर है? फिर भी नहीं जीत सकते। मैं बताता हूँ आपको, फिर भी वोट चाहिए होंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ, और वो पीटीआई के वोट। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनके जो मेंबरान हैं, अभी आपने एक हमारे भाई को जो है सिंध से आपने लिया लाइन पे, वो लोग जो हैं जो नजरियाती इनके लोग आए हुए हैं बतौर उम्मीदवार सेनेट, उनको तो खुशी से वोट देंगे। लेकिन जो नजरियाती पीटीआई के लोग ही नहीं, अभी इस्लामाबाद से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हफीज शेख साहब हैं। हफीज शेख साहब पीटीआई नहीं है। पीटीआई के जो एमएनए बैठे हुए हैं, जैसे फैसल जावेद तो चले सेनेटर हैं, कोई बाकी जो कुलीग असेंबली में बैठे हैं, वो क्यों हफीज शेख साहब को वोट देंगे? क्या वो पीटीआई हैं? तो आप वो तो उस हुकूमत के मिनिस्टर रहे हैं जरदारी साहब में, जिनको ये लोग गालियां देते हैं। हफीज शेख साहब की नफरत में वोट आपको मिल जाएंगे। एक हफीज शेख साहब की मैं नफरत नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि उनका चूंकि जमात से ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनकी वो लाइकनेस नहीं होगी पीटीआई के एमएनएज में। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जो नालायकियां और नाअहलियां हैं और जो एमएनएज की तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, उसका भी रिएक्शन आ सकता है। तीसरी बात यह है जी, और आपको वोट वैसे आपकी अपनी ज़मीर की आवाज पे दे देंगे वो। मैं आपको अर्ज करता हूँ, नहीं मैं ज़मीर से आगे की बात मैं कर दूं, मैं जरा इसकी कानूनी पोजीशन भी वाजे कर दूं कि ये जो वोट होता है सेनेट का, इसके ऊपर वो क्लास कि अगर आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना दें तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो लागू नहीं होती। लिहाजा कोई अगर वोट हमारे उम्मीदवार को देगा तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? वो कानूनी तौर पे नहीं होगा ना। कैसे? कानून है नहीं है, ये आप जरा बराए मेहरबानी आप जरा चेक करें। नहीं, आपका वो मनी बिल है, वफाक में नहीं है। ना 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 ना, वो पाकिस्तान में नहीं है। जो मनी बिल है या जो आपका जैसे आपका बजट बिल होता है या जो प्राइम मिनिस्टर की वोट है, इनके ऊपर अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें तो आपकी सीट जाती है। सेनेट के उम्मीदवार में अगर आप पार्टी उम्मीदवार को वोट ना दें, आपकी सीट नहीं जाती। ये मैं बड़ी तहकीक के बाद आपको बात बता रहा हूं। ये कि फिर वो ओपन बैलेटिंग क्यों चाह रही है पीटीआई, और आप क्यों? इसीलिए चाह रही है कि उन्हें पता है कि हमारे लोग हमसे नाराज हैं, हमारे लोग हमारे उम्मीदवारों को वोट देने के लिए खुश नहीं है। सूबों में भी ये पोजीशन है, मरकज में भी ये पोजीशन है। इसीलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आइन में जो तरीका दर्ज है सेनेट के इलेक्शन का, उससे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसे रूगर्दानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकती, कोर्ट्स भी नहीं कर सकती मेरे इल्म के मुताबिक। आपका ख्याल ये है कि पीटीआई के बेशुमार वर्कर्स जो है, उनके जो एमपीएस और एमएनएस हैं, वो आपको वोट देंगे? देखें जी, हमें पीटीआई को नहीं देंगे, पीटीआई को नहीं देंगे। कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस? मुझे एक मिनट दें आप। अभी आपने जो सवाल पूछा हमारे भाई फैसल से, अबलो साहब का आपने नाम लिया, अपने तौर पर बड़े अच्छे इंसान होंगे। अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात कर रहे हैं। कादर साहब का आपने नाम लिया, अच्छा उसके बाद वाडा साहब। अब इन दोनों की क्वालिफिकेशन तो ये है, कादर साहब की और अबलो साहब की, जहांगीर तरीन की कमी को पार्टी में पूरा करना है। एटीएम भाग गया है, अब 2 एटीएम मशीनें ला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं होगा जो जहांगीर तरीन का जहाज करता होता था, वो पता है आपको अच्छे तरीके से। दूसरी बात यह है जी कि जो वाडा साहब वाली बात है, वाडा साहब के खिलाफ जो केस है, जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने रुकवाया हुआ है, उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें वो डिस्क्वालीफाई होता है हमारा भाई। सर देखिए, डिस्क्वालीफाई हो गई तो दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, इलेक्शन लड़ लेंगे। आप इसका दूसरा पहलू देखें कि एक शख्स जो कौमी असेंबली में बैठा है और उसे कोर्ट डिस्क्वालीफाई करने जा रही है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उसको उस सादिक अमीन को ये सेनेट में लेके आ रहे हैं। ये है इनके मॉरल वैल्यूज, जिसका ये कहते हैं ना हाई मॉरल साहब। दोनों इश्यूज आपके सामने। हफीज शेख साहब, आपको याद होगा कि वजीर खजाना रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात यह है कि वाडा साहब अगर उस वक्त वजीर आज़म तंग है तो जाके तबलीग करें। तो आज एक बॉस और सबॉर्डिनेट के दरमियान मुकाबला हो रहा है यहाँ पे, और हफीज शेख साहब के बारे में रिजर्वेशन है। आपकी पार्टी के बेशुमार लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम को वोट चले जाएंगे। तो आप उस वोट को कैसे महफूज रख सकेंगे? दूसरा, ये जो सदाकत जतोई साहब ने एतराजात किए हैं, इनके क्या जवाब है आपके पास? ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसल साहब ये फरमाइए, ये फैसल वाडा साहब का इशू, इसका आपके पास क्या जवाब है? हफीज शेख साहब का इशू, आपके पास क्या जवाब है? ये सैफुल आबरू साहब और ये जो सदाकत जतोई साहब ने जो सवाल उठाए आपके सामने, क्या जवाब है सर पार्टी का? आवाज आ रही फैसल साहब आपको? मेरे ख्याल फैसल साहब को आवाज नहीं जा रही। जी फैसल साहब आपको आवाज आ रही? फैसल साहब तक आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, दोबारा आपकी तरफ आते हैं सर। ये अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि यहाँ से यूसुफ गिलानी साहब ही हमारे मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे, तो सिर्फ एक ही जगह पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर पीडीएम इकट्ठी इलेक्शन लड़ेगी? फिर देखिए, वैसे तो उसूली तौर पर जो बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुई थी कि जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ वहाँ पे आप मुश्तरका इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे इस्लामाबाद उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो एक ही मिसाल है। मिसाल के तौर पे पंजाब में अब क्या सिंध में अगर हमारे पास जो सीटें हैं वो ना होने के बराबर हैं, तो अब ज़ाहिर है हमारा वहाँ पे राइट नहीं है कि हम उनसे क्लेम करें कि आप हमें यहाँ सेनेट की सीट दें। इसी तरह पंजाब में या दूसरी जगहों के ऊपर जहाँ पे वाज़े एक पार्टी जो है अक्सरियत रखती है और दूसरी पार्टी वहाँ पे पोजीशन बिल्कुल भी नहीं रखती, तो फिर वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी एडजस्टमेंट वाली बात जो है फजलुर रहमान साहब केपी के और बलूचिस्तान से उनके उम्मीदवार होंगे? जी डेफिनेटली होंगे, उनके वहाँ पे मेंबरान मौजूद है। और उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है ये आगे मुस्तकबिल में अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से, अपनी हिकमत अमली के हवाले से ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर इकट्ठा होगा। इनकी स्ट्रेटजी जो है वो आगे इकट्ठी चलेगी। देखिए आपके पास बहुत टेस्ट है, कश्मीर के अंदर भी अगर मुश्तरका इलेक्शन नहीं लड़ते आप तो कश्मीर में भी हार जाएंगे आप लोग। तो सब दो बातें होती हैं, मिलकर लड़ते हमारा फिर आप जीतने के चांसेस होंगे। मैं फैसल साहब की तरफ जाऊँ वापस। मैं छोटा सा जवाब आपको दे देता हूँ कि एक होती है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है लीडरशिप लेवल के ऊपर, जो पीडीएम में बिल्कुल मौजूद है और किसी तरह की कोई लीडरशिप में ना तो कोई दूरी है ना कोई इख्तलाफ है। लेकिन जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें लोग ज़ाहिर है कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साल से इलेक्शन लड़ते आ रहे होते हैं, तो उनकी चंद रिजर्वेशंस वगैरह होती हैं। उसका इज़हार आज़ाद कश्मीर से भी मैंने सुना है किया गया है, लेकिन फैसला बहरहाल वही होता है जो क़यादत करती है। फैसल ये फरमाइएगा सर, ये फैसल वाडा साहब इसके इशू पे क्या जवाब है? हफीज शेख साहब के बारे में क्या जवाब है? और ये जो सदाकत जतोई साहब ने कहा एतराज़ात किए, इस पे क्या जवाब है सर आपका? जी चौधरी साहब, पहले तो मैं आऊंगा चौधरी साहब की बात के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो नेशनल असेंबली में होता है या जो फाइनेंस बिल होता है उसके ऊपर अगर कोई अपनी पार्टी की उससे चेंज करता है तो उसकी रुकनियत जा सकती है, लेकिन सेनेट की इलेक्शन में इन्होंने कहा वो रूल ही नहीं है। वो भाई इसलिए कि सेनेट के इलेक्शन में बंदा फड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि वो वोट सीक्रेट होता है, आप आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन जहां पता चलता है वहां पे एक्शन होता है। वो सिर्फ इमरान खान लेते हैं, सिर्फ इमरान खान 20 एमपीएस को फारिग किया लेन देन के चक्कर में। अब आए ये जो सेनेट की इलेक्शन है, हम क्यों चाहते हैं ओपन बैलेटिंग? और हम नहीं चाहते, तारिक फजल चौधरी साहब यहां बैठे हुए हैं, ये चाहते थे। इन्होंने 2015 में जब ये बात की और इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ की नवाज शरीफ साहब की और कहा कि ये बड़ा जबरदस्त काम करने लगे हैं, जरूर करें, हम इनके साथ हैं इसमें। लेकिन इन्होंने किया नहीं। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में इन्होंने लिख दिया था, साइन कर दिया था कि हम सेनेट की ओपन वोट करेंगे और आइडेंटिफाइबल वोट भी होगी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मसला यह है कि जब हम लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इन्होंने उसको भी, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन हो, उसको ये एनआरओ के साथ मशरूत कर देते हैं कि अगर हमें नैब ऑर्डिनेंस ये है कि आपकी पार्टी के अंदर बेशुमार एमएनएस ऐसे हैं, एमपीएस ऐसे हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वो पार्टी का शख्स होगा, रुकन होगा, तो उसको वोट देंगे। अगर आप बाहर से किसी अमीर आदमी को ले आएंगे तो उसको वोट नहीं देंगे। इशू ओपन बैलेटिंग का या सीक्रेट बैलेटिंग का नहीं है, इशू उम्मीदवारों का है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस पे थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है, लेकिन मैं एक और बता दूं कि पीटीआई का कल्चर ऐसा है, जमहूरी कल्चर है। जो भी आवाजें उठ रही हैं, रिजर्वेशंस आ रही हैं, बोर्ड बैठा हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसके बाद जरूर आप अपनी रिजर्वेशंस दें, वो नजरसानी करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं नजरसानी होगी, देखा जाएगा, रिजर्वेशंस को तोला जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड जो है ये जब थोड़ी टिकट का फैसला कर देता है सर, तो उससे पहले डेलिब्रेशन होनी चाहिए ना, उसके बाद तो नहीं होनी चाहिए।
जब आप टिकट का फैसला कर रहे हैं, आप फैसला कर देते हैं अब्दुल कादर के बारे में या सैफुल्लाह अबरू के बारे में, उसके बाद रिजर्वेशन आती है सर, ये तो पहले रिजर्वेशन सुननी थी आपने। जी जी चौधरी साहब, आप भी देखें, हो सकता है कि इस वक्त जो लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कईयों को मैं पसंद ना हूं, लेकिन आपने मुझे बुलाया है। कई लोगों को शायद तारिक फजल चौधरी साहब बहुत ज्यादा पसंद हो, कईयों को नाज बलोच साहिबा पसंद हो, कईयों को ना पसंद हो तारिक फजल चौधरी साहब, कईयों को मैं पसंद हूं, ना पसंद हूं। तो ये तो रिजर्वेशन तो आ सकती है ना, तो जब रिजर्वेशन आती हैं चीजें तो उनको एड्रेस किया जाए, ये अच्छी बात है। मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और जमहूरियत का ये तकाज़ा, और फिर मैं लिंक करूंगा कि इलेक्शन कमीशन की जो टाइमलाइंस हैं वो भी इसी एतबार से, और हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन जाहिर है पीटीआई की चीजों को बारीकी से देखने का। आपने कुछ आम वर्कर एतराज करते हैं तो आप उसकी बात को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सर केपीके में जो आपके वजीर थे आतिफ खान और उनके बाकी साथी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, बल्कि उनकी वजारतें ले ली गई थी, साइड लाइन पे कर दिया गया था, अब जब वोट देने की वक्त आया तो पार्टी को ये महसूस हुआ कि ये वोट नहीं देंगे और आपके उम्मीदवार वहां से जाहिर उनको प्रॉपर वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, तो उनको दोबारा ले लिया गया, आज दोबारा वजीर बना दिया गया। या आपका पुराना मौक़िफ़ गलत था या फिर आज का मौक़िफ़ गलत है? ना सही ना, हर चीज को शक की निगाह से मत देखें। ऐसा नहीं है चौधरी साहब, ऐसा कतन नहीं है। ना ही आतिफ खान को कभी पार्टी से निकाला, आतिफ खान ना ही, और वो मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। हाँ बिल्कुल, उनके और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में कुछ कंसर्न्स थे, वो अब कुछ अरसा पहले शाहराम खान साहब का सॉर्ट आउट हो गए थे और अब आतिफ खान के सॉर्ट आउट हो गए। अब आप मुझे अगर जो आप लॉजिक दे रहे हैं, जब शाहराम खान के सॉर्ट आउट हुए हैं काफी महीने पहले, उस वक्त तो दूर दूर तक कोई इलेक्शन नहीं था ना सही सेनेट का। जी बिल्कुल सही, अच्छी बात। नाज़िम शाहबाज, देखें पार्टी ओपन है, कम से कम ये है कि खुले दिल के साथ ये अपनी गलतियां मानते हैं, बजाय इसके कि अब्दुल कादर के जो अगर वर्कर्स ने एतराज़ किया था तो उस पर डट जाती पार्टी कि नहीं यही होंगे और ये इलेक्ट करवाएंगे हम, उसके बजाय स्टेप डाउन किया, पीछे हटे और उनको टिकट वापस लिए, तो अच्छी बात है ये। इसी तरह आतिफ खान का इशू है, शहराम तरकई साहब का इशू है, तो ये पार्टी मुझे लगता है कि ओपन है बहुत। देखें, पीटीआई में तो हमेशा शुरू से इस चीज़ की लड़ाई रहती रही है, और स्पेशली 2013 के बाद तो बिलखुसूस ज़्यादा ये नज़रियाती और नज़र आती हुई पीटीआई का जो फ़र्क है ये वाजे होता चला जा रहा था। और फिर वो इलेक्टेबल्स और स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो पीटीआई की जंग थी, वो स्टेटस को और इलेक्टेबल्स इतने ज़्यादा जो है वो नज़र आने लग गए थे कि पीटीआई में रिफ्ट हो गए थे। तो ये इशूज़ तो इनके हैं, और मैं तो तब मानूँ फैसल की बात को। देखें, फैसल इज़ समबडी जिसको मैं कह सकती हूँ इज़ अ जेन्युइन पीटीआई, लेकिन आप मुझे बताइए, जब मैं काबीना देखती हूँ, रज़ाक दाऊद, खुसरो बख्तियार, नदीम बाबर, तो आपकी अपनी काबीना में कौन लोग थे? मैं गुजारिश कर दूं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी काफ लीग के साथ ताल्लुक था। मैं गुजारिश कर दूं कि हफीज शेख और ये सारे लोग जो इन्होंने अपने साथ शामिल करके रखे हुए हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से पीटीआई था? क्या ये स्टेटस को और ये इलेक्टेबल्स नहीं है? क्या ये वो लोग नहीं है जिनके नाम चीनी चोरी के अंदर, जिनके स्कैंडल के अंदर नाम मुलव्वस होके ताने बाने निकल रहे थे? तो बात यह है कि अगर कहीं पर आप बैठ के पूरी परवेज मुशर्रफ की काबीना को पीटीआई की काबीना कहने पे हमें मजबूर कर रहे हैं, चले हम मान लेते हैं कि वो पीटीआई की काबीना हो गई है, परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट। तो आपके पास है ना? देखिए, हम तो बुरे थे ना, हम तो बहुत बुरे थे, हमारे खिलाफ ही तो ये तहरीक लेकर आए थे ना। हम सबको तो बुरा क्यों चाहते हैं कि आप बुरे रहें और दूसरे एडजस्टमेंट न करें? हमें तो चोर, डाकू, डकैत और पता नहीं क्या जो जी में आता है इन्होंने कहा, और हुआ ये कि आज अवाम जो है ना वो सबसे बड़ी गवाह होती है, सबसे बड़ा विटनेस जो है वो अवाम होती है। आज अवाम जब कंपेयर करी है हालात को, अपनी जिंदगी को, आज जो सैलरीड क्लास जो है वो लोग एहतजाज, सरापा एहतजाज डी चौक पे है, इनको किसी जमात ने झंडा देकर नहीं भेजा है, ये अवाम है जो निकल रही है। कभी पैरामेडिक, कभी लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जावेद चौधरी साहब हमारे दौरे हुकूमत में 2 रुपए की बिजली थी, हमारे दौरे हुकूमत में चीनी सस्ती थी, हमारे दौरे हुकूमत में 150% तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, पेंशनर खुश थे, दवाओं की कीमतें सस्ती थी, लोग भूखे नहीं मर रहे थे। आज के दौर से अगर आप कंपेयर करें तो आज तो जवाब दीजिए। वो कहते हैं माशी मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं जी। इसके साथ साथ जो आपका एमपीए, जो आपका एमएनए है,
जब आप उससे वोट लेने के लिए जाएंगे, कहेंगे सैफुल अबरू साहब को वोट दे दें, तो वो आपसे सवाल करेगा कि ना तो हम बिजली में लोगों को फेस कर पा रहे हैं, ना हम गैस में फेस कर रहे हैं, ना आप चीनी, ना आप गंदम के मामले में, और साथ हमारे ऊपर ये भी एक जबर किया जा रहा है, तो वो तो आपको जवाब देगा। सवाल तो इनसे करेंगे इनके लोग जिनको इन्होंने कहा है कि रिजाइन करो वरना घरों का घेराव होगा। किसी ने रिजाइन नहीं किया, और जिसने किया वो भी वापस लेके चला गया। मैं क्यों रिजाइन करूं? कुछ लोगों की चोरी और करप्शन बचाने के लिए सारे पार्लियामेंटेरियंस इनके इनकार कर चुके हैं। चंद लोगों की चोरी और करप्शन बचाने के लिए उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे सीटें। वोट की बात तो बात की है, अभी माजी करीब में नहीं याद है इनके साथ क्या हुआ है। इनके लोगों ने नहीं सर, सिचुएशन बहुत डिफरेंट होता है। इनसे कहते हैं कि भाई आपने जो पब्लिक का किया 30 साल में हाल, हमारा मसला बना हुआ है, और चंद लोगों की करप्शन की वजह से हमें लोग लान तान करते हैं। ये गिले हैं इनके पार्टी के अंदर से। जलसे आपके सामने, इस्तीफे आपके सामने, लॉन्ग मार्च भी आने वाला है, इलेक्शन भी आ रहा है सेनेट का, आदम एतमाद भी लेके आए जरूर। चैलेंज करते हैं इनको, लेके आए आदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ। देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी। जतोई साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपको खत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या पार्टी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, या गवर्नर साहब ने आपको टाइम नहीं दिया, या इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई, या पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसे फैसला किया टिकटों का उसके साथ भी आपका राय नहीं हुआ, तो आपने खत क्यों लिखा था? ये एक सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जतोई साहब, फरमाइएगा ये आपने खत क्यों लिखा जी? आपको जब आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में जा सकते थे, अपील कर सकते थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते थे, जब आप गवर्नर से मिल सकते थे, तो खत लिख के उसको पब्लिक करने की क्या जरूरत है? बात चाहता हूँ कि जो पेंशन की बात की मेरी बहन ने और दूसरों ने, मुझे इनसे जरा पूछने दें। हालिया है 1-1.5 महीना 2 महीना पहले सिर्फ दादू के अंदर पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी भी आपके सामने पेश करता हूँ। 2 खरब 75 करोड़ 90 लाख रुपए का पेंशन के पैसे एक ही खानदान के अंदर निकाले गए 80 अकाउंट्स में। उसके बाद हेलो जी फरमाइएगा। जैसा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सुन रहे हैं जतोई साहब। इन्होंने जो सिंध को जी आ रही है जतोई साहब, बोलिएगा। जी जो इन्होंने सिंध को पेरिस बनाया है, तो 3 खरब की चोरी तो उन्होंने की है सिर्फ दादू जिले के अंदर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हैदराबाद के अंदर वही पेंशन के पैसे खा गए। उसके बाद सिंध के अंदर 13 साल से कौन खा गए? अबरू साहब खा गए सर? नहीं जी, नहीं, अबरू साहब खा गए या पीपल्स पार्टी खा गई? पीपल्स पार्टी नहीं, मेरा सवाल तो आपसे बड़ा सादा है कि आपको खत लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आ रहा हूँ, पहले जो मेरी बात सुने। साहब मुझे कंप्लीट करने दे काइंडली, मुझे काइंडली कंप्लीट करने दे, क्योंकि हमारी पार्टी में जमहूरियत है। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। हमें ये है कि हमें सच्चाई सिखाई गई है खान साहब की तरफ से, सच बोलो, और उसके बाद नजरसानी होती है हमारे फैसलों पे। मैं उससे आ रहा हूँ कि ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरा तो फिर वही सवाल है कि जब आपके पास फोरम थे, लीगल प्रॉपर फोरम थे, तो आपको खत लिखने की, फिर उस खत को पब्लिक करने की क्या जरूरत है? एक सेकंड साहब, मैं उससे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी जरा क्लियरफाई कर दूँ एक चीज। मैं आ रहा हूँ उससे, मैं उससे भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा क्लियरफाई कर दूँ। ये जो बोला ना जी, अब मौलाना साहब की सपोर्ट के सिवा ये लोग इस्लामाबाद में सीट नहीं निकाल सकते। बलूचिस्तान में इनका कोई हिस्सा नहीं है, पंजाब में इनका कोई हिस्सा नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जाके खड़ा कर दिया इन्होंने। लेकिन आप देखें वाइट पार्टी, इनका सवाल तो इनसे पूछेगा ना, आप अपने सवाल का जवाब दें कि आपने खत क्यों लिखा सर? क्योंकि हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमने खत लिखा, हमें रिजर्वेशन थी। नहीं, वो जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत का खत के साथ क्या ताल्लुक है सर? होता है, आप अपनी पार्टी को लिख सकते हैं कि हमने, इसका मतलब सीधा ये है कि आप अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। आपको अंदर आवाज उठानी चाहिए थी, आपको गवर्नर साहब ही नहीं, आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड से राब्ता करना चाहिए था। वही नहीं, वही हमने अपनी पार्टी को ब्लैकमेल नहीं किया। हम आज भी खान साहब के साथ है, हमेशा रहेंगे। खान साहब हमेशा यही बोलता है कि मुझे बताओ, अगर किसी ने गलत रिकमेंडेशन की है तो उसमें नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो खत आपने लिखा है वो किसी तरह भी पार्लियामानी नहीं है। नहीं, वो पार्लियामेंट हो ना, लेकिन हमारा हक बनता है। आप इनसे पूछ लें, क्या ये अपनी लीडरशिप के सामने कुछ बोल सकते हैं? वाहिद खान साहब है जो सुनता है, रिवाइज करता है, कंसिडर करता है। आप मुझे बता दें,
वो आपको सुनाना चाहिए था उनको। खत लिख के उस खत को सोशल मीडिया पे वायरल करना, मेरा ख्याल ये है कि ये तो फिर जमहूरी तरीका नहीं है। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये देखिए जमहूरियत है, आप इनसे पूछ लें, ये कभी अपनी लीडरशिप के सामने बोल नहीं सकते हैं। वाहिद खान साहब है जो अपनी बात करें ना, हमारी फिक्र छोड़ दें, हम अपनी लीडरशिप से क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये मामला आपका नहीं है, आप अपना बताइए। इस वक्त तो आपसे सवाल हो रहा है। आप मौलाना साहब को कब तक एडजस्ट करोगे, खुदा को मानो। आपने जो अभी शो किया था हैदराबाद में हालिया पीडीएम का जलसा, आपने क्या शो किया था? आपके कितने आदमी थे? आपकी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग गई, आपने पूरे अपने जितने भी अपनी मशीनरी थी सरकारी। नहीं वो ठीक है, मेरा सवाल वही है फिर जो तो डॉक्टर साहब वैसे ये एक बात है कि चले कम से कम उनकी पार्टी सुनती तो है और बोलते भी है। आपकी पार्टी में ना कुछ लोग बोलते हैं ना कुछ सुनता है। तो साहब उनकी पार्टी में लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं ये भी आपके सामने है, पार्टी जितना सुनती है ये भी आपके सामने है। अभी जो सारी गुफ्तगू हुई मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार, उनका अमल, उनकी मैनेजमेंट, उनकी बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, लोगों की शिकायत और उसकी वजह से लोगों की इनकी नाराज़गियाँ, वो सारी आपके सामने पूरी कौम देख रही है। लेकिन ये समझते हैं कि लोग जो हैं वो शायद बेवकूफ़ हैं या लोग शायद समझते नहीं हैं। क्यों साहब एक बात मैं छोटे से अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ लोगों की नालायकी और नाअहली ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन बन जाती है मखसूस हालात की वजह से, और उनकी ज़िंदगी बचाने की ज़मानत भी बन जाती है, उनका इक़्तिदार बचाने की ज़मानत भी बन जाती है। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक फ़ौजी कमांडर जो बॉर्डर के ऊपर चौकियाँ होती हैं उनके दौरे पे गए तो एक गोली उसके सर के ऊपर से गुजरी। तो उसने जूनियर अफसर से पूछा ये क्या है? उसने कहा जी ये गोली है जो कि हमारी मुखालिफ फ़ौज है बॉर्डर के पार, वहाँ पर एक स्नाइपर बैठा है निशानाबाज, 15 दिन से कोशिश कर रहा है लेकिन गोली सर के ऊपर से गुजर रही है और हमें पता है कि वो कहाँ बैठा है। तो कमांडर ने कहा आप उसको फ़ौरन मारते क्यों नहीं है, गो एंड किल हिम। तो उसने आगे से जवाब दिया कि अगर हमने इसको मार दिया तो हो सकता है कि मुखालिफ फ़ौज कोई ऐसा बंदा बिठा दे जिसका निशाना ख़ता ना होता हो, कोई एक्सपीरियंस बंदा आ जाएगा। तो वो अब क्वालिफिकेशन उसकी नाअहली और नालायकी उसकी जान भी बचा रही है और वही इनकी क्वालिफिकेशन है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की। ज़रूरत बने हुए हैं ये सिस्टम की, सिर्फ नालायकी की वजह से, की वजह से। एक रेलेवेंट सवाल अगर अच्छा कोई निशानेबाज आ गया तो उसमें तो डायरेक्ट सवाल करने हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की मैं आपको मिसाल देता हूं, वो काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, वो पूरा बल्कि 10, 12, 15 साल जो है वो काफ लीग में रहे। जब उन्होंने आपकी पार्टी के अंदर आना था पिछली बार जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो वो इस शर्त पे आए थे कि आप उनको टिकट देंगे और वो इलेक्ट करवा के दोबारा आपको उनको सेनेट में लेके जाएंगे। जब इस तरह आपकी सौदेबाजी आपकी पार्टी के अंदर होगी और आप में से कोई शख्स एतराज नहीं कर सके, आपके अंदर इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं होगी कि आप अपनी पार्टी की आदत से बात करें कि ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को क्यों ले रहे हैं हम, तो कम से कम इस पार्टी को ये दाद तो दें कि ये अपने वर्कर्स की सुनते हैं, इनके वर्कर खत भी लिख सकते हैं और टिकट वापस भी होते हैं। देखिए जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का आपने नाम लिया, पहली बात तो ये है कि वो टेक्नोक्रेट सीट पे इस्लामाबाद से मुंतखब हुए, उनकी क्वालिफिकेशन पे और उनकी जो शख्सियत के अंदर जो एक इल्मी एतबार से उसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात देखिए ना, आपको दूसरी बात ये कि वो दूसरी पार्टी में गए, सेक्रेटरी जनरल रहे, उस पार्टी को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने अगर दोबारा नून लीग में आने का फैसला किया तो वो क्या उसे कहते हैं कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं जाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ, मैं ना ये पसंद करता हूँ। राजा जफरुल हक साहब तो आज भी आपकी पार्टी के अंदर है, वो ना बोले हैं ना गए हैं। 30 साल की वो बस्ती के बाद आपने उनको आज आपने टिकट नहीं दिया, इसलिए आपको कि शायद अब आपका ख्याल है कि क्वालिफिकेशन। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी तहकीक से हमेशा प्रोग्राम करते हैं और बात करते हैं। राजा साहब की मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। नहीं, नून लीग की बात कर रहा हूँ सर। नून लीग भी पहले मुस्लिम लीग ही थी ना, मतलब मुस्लिम लीग और नून लीग को मिला के आप कहें कि 50 साल से ज्यादा। सर यही पॉइंट लीग में वो कभी 50 साल बाद भी वो उनके लेजेंड उनको रिजेक्ट कर दिया और उनकी जगह जिन लोगों को मेरे इल्म के मुताबिक वो कभी किसी तरह में उनका मेरे इल्म के मुताबिक राजा जफरुल हक साहब ने सियासत से खुद अलहदगी और किनारा कशी का ऐलान किया है। ये मेरे नहीं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ सर। मैं आपको कर सकूं जो मुझे जो मालूमात मिली है पार्टी से। राजा जफरुल हक साहब ने टिकट अप्लाई किया था, बाकी कोई वजह नहीं है, क़यादत ने उनको नहीं दिया टिकट। कोई वजह नहीं है कि राजा जफरुल हक साहब जैसी शख्सियत इल्मी अदबी और उनकी जितनी भी खिदमात हैं और लॉयल्टी है उनको इनकार हो। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद जो है वो
रिफ्यूज किया कि मैं मजीद कंटिन्यू सवाल पूछे ना अपनी कैदों से आप। मैं पूछूं, मैं अभी राज साहब से मुलाकात मेरी नहीं हुई। राज साहब से ना, ये मेरी नालायकी लोगों है। ने टिकट देना था, मैं पहले उनसे पूछूं, मैं पहले राज साहब से पूछूंगा इंशाल्लाह, और बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक हो जी। फैसल साहब, फैसल ये फरमाइए सर, ये सेटल हो जाएंगे आपके सारे इश्यूज, या आप समझते हैं कि इसी तरह ये रोना पीटना चलता रहेगा और अल्टीमेटली सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, हमारे तो सेटल हो जाएंगे। बात ये अभी आपने इनका पूछा, ये हमारी तो खैर, मैं कह रहा था ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर किसी रुकन ने कपड़े नीले रंग के पहने हुए हैं तो पूछा जाता है कि वो सफेद रंग के क्यों नहीं पहने हुए थे। हमारे यहाँ तो मामला चलते हैं इस किस्म के, और चलने भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, क्योंकि चेंज की पार्टी की बात हुई है तो सवाल जरूर बनता है, तो हम जवाब भी देते हैं। लेकिन इधर जो आपने इतना जबरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे तो वो कोलीग रहे पिछले 3 साल, राजा जफरुल हक, और इनकी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा इस चीज का रिएक्शन आया है, अगर ये बता नहीं रहे। और दूसरी बात यह है, राजा जफरुल हक को टिकट ना देना, ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि नून लीग किधर को चल रही है ये भी आपको पता है। ये यूसुफ रजा गिलानी कह रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है सर, लेकिन तो नून लीग के अंदर फैसल वाड़ा साहब को टिकट देना, सैफुल आबरू को टिकट देना, अब्दुल कादर को, ये सवाल आपसे भी बड़े बनते हैं सर। ये पार्टी के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका, को आपने सिस्टम ही बनाया हुआ कि इस सिस्टम से गुजर के आएगा तो टिकट मिलेगा उसको? देखिए, मैं आपको फिर ये इस पे पूरा हमने प्रोग्राम, अभी 56 मिनट हो गए हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं। मैंने एक एक चीज की आपको बताई है कि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, और इलेक्शन कमीशन की भी फिगर्स आपके सामने आई हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड। और यहाँ एक अच्छी चीज अप्रिशिएट करने की है, वो ये है कि वो वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसमें लोगों की रिजर्वेशंस को सुना जाता है, एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वो वहां पे है अमरीयत, वो जो फैसले करने, टस से मस नहीं हो सकता, कोई बोल नहीं सकता। सर, ये सारे एतराज तो दूसरी पार्टीज में होना चाहिए था। वैसे मोहम्मद जुबैर साहब का मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि उनको पार्टी के कुछ लोगों ने, बल्कि मरियम साहबा ने फैसला किया था कि पंजाब से उनको टिकट देके तो उनको इलेक्ट करवाया जाएगा, उनका तो बल्कि वोट भी तब्दील करवाया जा रहा था या हो गया था। लेकिन जब पार्टी के अंदर से एतराज किया गया कि ये सिंध से इनका ताल्लुक है तो पंजाब से क्यों लड़ेंगे, तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि यही क्राइटेरिया आपकी पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। जो गलतियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग करती रही है, आपको कम अज कम वो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।